हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। ये पहली करंट अफेयर की वीडियो है। टॉपिक का नाम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑन इंडियन क्लाइमेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भारतीय क्लाइमेट पे क्या असर हुआ है, इसका क्या असर है मतलब इंडिया के क्लाइमेट पे, इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस चैनल पे उत्तराखंड का जीके और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और अन्य सभी टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है उन पे वीडियोस आ रखी हैं। प्लेलिस्ट है, आप चेक कर लीजिएगा। मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे कि मतलब एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं। तो चैनल को चेक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको लगता है कि यूजफुल है। काम ये जो टॉपिक है ये क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, वीडीएस विंड्स जिनको हम कहते हैं। आजकल ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया में चल रहा है। देखो इसने क्या किया, दिल्ली, उत्तर भारत, दक्षिण भारत में भारी वर्षा और तूफान को जन्म देती है। आजकल बहुत अलर्ट पे जो है आपको अलर्ट के मैसेज भी आ रहे होंगे आपके मोबाइल फ़ोन में, ठीक है, जिससे बाढ़, ओलावृष्टि और हवाई अड्डों का भी व्यवधान उत्पन्न हो गया है, ठीक है ना। बाढ़ तो खैर शहरी इलाकों में आती है, लेकिन ओलावृष्टि बहुत हो रही है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी ओले पड़ रहे हैं। अभी बीच में परसों मैं ही गया था तो मेरा भी सर बच गया था, स्कूटी में था बिना हेलमेट के, ठीक है, और जो है ओलावृष्टि हुई तो लग गई मेरे भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? और पिछले 70 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है वो इस बार टूट गया। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो आवृत्ति है, तीव्रता है और मौसमी स्वरूप जो बदल रहा है इसकी वजह से, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया के क्लाइमेट पे क्या पड़ रहा है? देखो इसने क्या किया ना, इंडिया का क्लाइमेट है उसको अनिश्चित कर दिया है, ठीक है ना। अब इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे हम बोलते थे ना सीजन्स चेंज होते हैं, ठीक है, बेसिकली 6 सीजन्स हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं। गर्मी, सर्दी और रेन को भी अगर हम साइड कर दें, 3 बेसिक सीजन होते हैं, लेकिन उसके अलावा हम 6 यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अब उन सब में जो है डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, ये क्या है ये सब, मतलब इसको हम इस वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हो सकता है आपको मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए और आपको लगे कि यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। चलिए, व्हाट इज़ इट? सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वीडीएस विंड्स जो ये हैं क्या? देखो, पूर्व की ओर बढ़ने वाली अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो विशेष रूप से सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी लाते हैं, ठीक है। कहने को तो सर्दियों के टाइम पे ये उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश को लेके आते हैं, ठीक है ना। और अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, जो चक्रवात आते हैं ना, तो ये रहा। अगर आपका, मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, देखो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पे कोई इमेज रख दूं, बट वही होता है, कॉपीराइट आ जाती है इमेजेस में, प्रॉब्लम ये है। देखो अगर मैं ये आपका यूरोप और ये रहा आपका एशिया, इधर आपका इंडिया, ठीक है, इधर आपका अरेबियन सी हो गया, इधर आपका बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ आपका हिंद महासागर हो गया। तो ये यहाँ से उत्पन्न हो रही है वेस्टर्न से, ठीक है ना, और ये आती है ऐसे ईस्ट की तरफ। तो ये रहा ना नॉर्थ, साउथ, ये आपका वेस्ट, और ये रहा ईस्ट इधर को, ठीक है। तो यहाँ से उत्पन्न होकर ये आती है इधर को, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे, ये भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर से उत्पन्न होकर नमी को लेकर भारत पहुंचते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ आपका पाकिस्तान होगा, इधर आपका इंडिया आ गया, तो इधर की तरफ आपका कैस्पियन, भूमध्य सागर सारे के सारे इधर ही तो रहते हैं। तो यहाँ से ही इसको इंडिया की तरफ को, यानी कि वेस्ट से ईस्ट में आता है, ठीक है ना। चलिए अब ये मत कहना कि ये भी पाकिस्तान ने करवा दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो डायरेक्शन वहीं से आ रही है ना इसकी। एनीवे, जोक्स अपार्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हाउ इट फॉर्म। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विंड्स हैं, ठीक है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जिसको बोला जाता है, ये कैसे फॉर्म होती है, ये बनती कैसी है, ठीक है ना, कैसे इनका निर्माण होता है? देखिए, वीडीएस का निर्माण ध्रुवीय और उष्ण कटिबंधीय वायु द्रव्यमानों की परस्पर क्रिया से होता है, और ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ हिमालय क्षेत्र में यात्रा करते हैं। कहने का मतलब है, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, द्रव्यमानों की परस्परता। द्रव्यमान क्या होता है? जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, भार, मोलटा, मोलैरिटी वगैरह पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका अपना एक निश्चित वेट होता है, ठीक है, घनत्व होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, वाटर है और वाटर और आइस को कंपेयर करेंगे तो आइस का जो घनत्व होता है वो कम होता है कंपेयर टू वाटर, ठीक है ना, क्योंकि आइस फ्लोट होनी शुरू हो जाती है वाटर पे। ये तो बेसिक सी केमिस्ट्री आपको पता ही होगा। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे बात हो रही है कि द्रव्यमानों की परस्परता से होता है। ये यहाँ से चलना शुरू है, ये यहाँ से, तो एक तरफ से गर्म हवाएं चलेंगी, एक तरफ से ठंडी हवाएं। तो जो ठंडी हवाएं होती है ना, वो क्या होती है, भारी होती है, और गर्म हवाएं थोड़े हल्की होती हैं। तो गर्म हवाएं ऊपर उठना शुरू करते हैं, ठंडी हवाएं उनकी जगह लेना शुरू कर देती हैं। यही तो होता है, ठीक है ना।
जैसे समुद्र का किनारा है तो वहाँ पे क्या होगा, जो लैंड की गर्म हवा होगी वो समुद्र की सरफेस में चली जाएंगे और जो समुद्र की ठंडी हवाएं वो लैंड सरफेस में आ जाएंगे और इसी से जो है हमारा जो विंड फ्लो होता है वो शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक कोरल फोर्स भी होता है। जियोग्राफी में आपको बताऊँ कोरल फोर्स क्या होता है। एक्चुअली कोरल से एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, तो उन्होंने मतलब इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए उनका नाम वहाँ पे कोरल फोर्स रख दिया गया, मतलब उनके नाम से कोरल फोर्स को रखा गया। जिनकी अर्थ जो रोटेट होती है तो उससे एक फोर्स जनरेट होता है जिससे कि विंड का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, तो इसको नॉर्मल से टर्म में कोरल फोर्स कहा जाता है। चलिए, अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही तो वेल एंड गुड, नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करना। मैं हर एक पर्टिकुलर चीज़ पे जो विंड फ्लो होता है, कैसे होता है, कोल्ड टू हॉट, हॉट टू कोल्ड, ये कैसे होता है, ये कोरल फोर्स क्या होता है, इस चीज़ को भी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ज्योग्राफी के किसी टॉपिक में। चलिए आगे देखिए, तो कहने का मतलब था कि इनका निर्माण ऐसे हो रहा है, ठीक है, और उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के साथ हिमालय क्षेत्र की यात्रा करते हैं। तो जो जेट स्ट्रीम होती है हमारी वेस्टर्न से ईस्टर्न की तरफ को, तो उनके साथ ये हिमालय क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। हिमालय क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर, तिब्बत, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और इधर अरुणाचल, ठीक है, ये वाला रीजन आ जाता है। चलिए आगे देखिए, ये प्रणाली ऊपरी हवाओं में प्रवाहित होती है और अक्सर निम्न दबाव क्षेत्रों से जुड़ी होती है। ऊपरी हवाओं में बिल्कुल जो ऊपर की, मैंने क्या कहा था, हल्की जो हवाएं होंगी, गर्म हवाएं, वो ऊपर उठ जाएंगी। भाई चाय बनाते हो ना गैस में, तो चाय का जो भाप होता है वो गर्म होता है और वो ऊपर को उठता है, राइट, यानी कि गर्म हवाएं ऊपर को उठेंगी और ऊपर क्या है, क्लाइमेट ठंडा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो जो ठंडी हवाएं होंगी वो नीचे को आएगा ना, यही तो होता है ना। गर्म हवाएं ठंडी हवाओं की जगह लेंगी और ठंडी हवाएं फिर गर्म हवाओं की जगह पे आएंगी, ये एक सर्कल बनता जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो देखो वो क्या कह रहा है कि ऊपरी हवाओं में प्रवाहित होंगी और अक्सर निम्न दबाव के क्षेत्रों में जुड़ी होंगी, यानी कि जहां पे प्रेशर लो प्रेशर एरिया होगा वहां पे ये आना शुरू हो जाएगी और जहां पे कम प्रेशर होगा वहां से ये प्रवाहित होना शुरू होंगी, समझ रहे हो। तो हाई प्रेशर की तरफ को ये, अरे यार, अरे शिट, ये गड़बड़ हो गई, एक मिनट, हाँ, तो ये यहाँ से, सॉरी फॉर द डिस्टर्ब, अब मैं इसको एडिट नहीं करने वाला क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए देखिए, तो क्या होता है कि ये मतलब हाई प्रेशर, जो जहाँ पे लो प्रेशर होगा, मान लो यहाँ पे लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है, ठीक है, तो ये इससे यहाँ को आएंगे और ये यहाँ से इसकी जगह को लेना शुरू करेंगे और इससे क्या होगा, इन जो जेट स्ट्रीम वगैरह होंगे ये फ्लो होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, ये ऐसा आना शुरू हो जाएंगी। चलिए आगे देखिए, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑन इंडिया। अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इसका इंडिया में कैसे इफेक्ट होता है। देखो हमने अभी तक क्या क्या समझा है, ये समझा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता क्या है, ये कैसे जनरेट होते हैं और वेस्टर्न जेट स्ट्रीम कैसे यहाँ पे फ्लो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ये चीज़ों को हमने समझ लिया। अब देखो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है इसका इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसको समझना है। देखो विंटर रेनफॉल एंड स्नो, सर्दियों में आजकल बारिश हो रही है और कहीं कहीं बर्फबारी भी देखने को मिल रही है, ओलावृष्टि तो हो ही रही है, तो इसका मतलब ये इम्पैक्ट होता है इंडिया के क्लाइमेट में, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया का जो जोन है, जैसे जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और इधर आपका जो है यूपी, बिहार तो नीचे हो जाएगा, बस थोड़ा उत्तर प्रदेश का नॉर्थर्न रीजन है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, ठीक। अब देखिए उत्तर भारत में सर्दियों की वर्षा और बर्फबारी का जो प्रमुख स्रोत है, जो रबी की फसलों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिम यूपी के लिए आवश्यक होता है। पंजाब और हरियाणा वाले रीजन भी, ठीक है, मैंने वो डायरेक्ट क्योंकि मैं नॉर्दर्न ईस्टर्न पे ज़्यादा आ गया हूँ, लेकिन पंजाब वाला जो आपका थोड़ा सा सेंटर में आ जाता है ना, ऊपर की तरफ को नॉर्थ सेंटर बोलेंगे उसको, ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है। अब देखिए मॉडरेट हीट वेव, अब यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ा सा हीट वेव क्या होती है, मॉडरेट हो जाती है। मॉडरेट मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पे अगर विंटर का सीजन है तो हल्की गर्म हवाएं यहाँ पे चलने शुरू हो जाती है। तो गर्मियों में वीडीएस की उपस्थिति उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान को कम करने का काम करती है, ठीक है। इससे क्या होगा, हीट वेव को थोड़ा ये कम करना शुरू कर देंगे। हल्की इनमें क्या होगा, मतलब नमी, जैसे इसमें नमी आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उत्तर पश्चिम मध्य भारत तापमान को कम करेंगी। ट्रिगर्ड एक्सट्रीम वेदर, अब जो ट्रिगर्ड एक्सट्रीम वेदर होंगी, ठीक है, देखो ये मॉडरेट हीट वेव है, मतलब इनमें गर्मी थोड़ा सा लेस होगी। मॉडरेट का मतलब कम मात्रा में, और एक्सट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, ठीक है ना। तो हिमालयी राज्यों जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल में ओलावृष्टि, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन का एक कारण बन जाते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम वेदर इससे उत्पन्न हो जाएगा। इफेक्ट एविएशन एंड ट्रांसपोर्ट, और इसका दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा, जो एविएशन होगा, फ्लाइट्स वगैरह होती है, जो जहाज वगैरह उड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का होता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी क्या होता है, इंडिया की इकोनॉमी का थर्ड सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन और एविएशन। तो इनमें क्या, उड़ानों में देरी होना, सड़कों पर बाधाएं उत्पन्न होना, दिल्ली जैसे महानगरों शहरों को बाढ़ का
ये जन्म देती हैं। सीधी सी बात है भाई, नॉर्थ में अगर इतनी हलचल होगी तो सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल दिल्ली कैसे बचेगा, क्योंकि ये तो प्लेन्स एरिया है ना। लेकिन जो आपका हिमाचल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और जो आपके वेस्ट ईस्टर्न अलग स्टेट्स हैं, तो इन सभी जगह पे जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस उत्पन्न हो जाएंगी और अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन पैदा होती है, बर्फबारी होती है, ओलावृष्टि होती है, रेन अधिक होती है, तो सेंटर वो भाई बाढ़ आएगी तो नदी कहाँ बढ़ेगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ को ही जाएगी और ईस्ट टू वेस्ट ही मूव करेगी जहाँ उसको डायरेक्शन मिलेगा। और दिल्ली इसका बहुत जगह कोर जोन हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अल्टर्ड मानसून बिहेवियर। मानसून से पहले और मानसून के दौरान VDS के आने से वर्षा के पैटर्न में व्यवधान आता है और वर्षा अधिक तीव्र हो जाती है। बिल्कुल, अब अगर मानसून का क्लाइमेट आपको पता है, जो हमारा ये मई के एंड से शुरू होता है, वैसे देखा जाए तो, और मई के एंड में भी नहीं होता है वैसे तो, कहने के लिए ये शुरू होता तो तुम्हारा 10 से 12 जून से, लेकिन अब क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई तो ये चले जाता है तुम्हारा 22 से 23 जून से आपका जो है रेनी सीजन, मतलब समझ लो कि शुरू हो जाता है मानसून सीजन, और तब चलता है तुम्हारा जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड तक ये चलता रहता है। ठीक है ना, तो ये हमारा मतलब रेनी सीजन जो होता है। लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस जो ड्रास्टिक होती जा रही हैं, मतलब क्लाइमेट में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं जो बहुत बैड इफेक्ट पैदा कर रहे हैं, और ये VDS इसी का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि मानसून आने से पहले ही जो है ना, इससे वर्षा के पैटर्न में व्यवधान आ जाता है और अधिक वर्षा, तीव्र वर्षा हो जाती है, और जो बिजली की गड़गड़ाहट है वो तो और ज़्यादा आपको सुनाई दे ही रही होंगी आजकल। ठीक है ना, तो ये चीज़ें। अब रिसेंट क्लाइमेट चेंज और इम्पैक्ट क्या हुआ, अब हाल ही में इसके द्वारा कितना कुछ चेंजेस हमको देखने को मिला है, यहाँ पे कुछ डेटा है मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जनवरी 2025 के बाद मार्च अप्रैल VDS की संख्या में वृद्धि हो गई है, बहुत ज़्यादा इनकी जो है संख्या बढ़ गई है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस विंड्स की। ठीक है, एक्सटेंडेड सीजनली, अब सीजन्स का क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया है। मई जुलाई तक सक्रिय रहते थे जो पहले केवल दिसंबर से मार्च तक सीमित थे। ठीक है, अब उदाहरण देख लीजिए, वेदर एंड क्लाइमेट डायनेमिक्स जनरल 2024 ने 70 वर्षों में आए इस बदलाव की पुष्टि की है। जो एक रिसर्च संस्था है वेदर एंड क्लाइमेटिक डायनेमिक्स, इसके अनुसार 70 वर्षों में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है पिछले 70 सालों में। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट जेट स्ट्रीम यहाँ पे देखने को मिली है। जलवायु परिवर्तन के उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी क्षेत्र स्ट्रीम को तीव्र किया गया है, जिससे VDS और अधिक दूर और गहरे क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। ठीक है ना, जेट स्ट्रीम मतलब और ज़्यादा फास्ट हो गई हैं। जो लू होती है ना, लू को हम जेट स्ट्रीम कहते हैं इंग्लिश में, और इनकी जो स्पीड होती है बहुत अधिक होती है, तेज़ होती है। तो कितनी होती है वैसे ज़रा कमेंट करके बताना, एक अमूमन कितना होता है, क्योंकि अब वो और ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। वैसे ये फैक्ट तो नहीं पूछा जाएगा, ये तो मैं कैजुअली बोल रहा हूँ, क्योंकि एक नॉर्मल से हम कैलकुलेट करके बोलते हैं कि इतनी की रफ्तार से जेट स्ट्रीम चलती है। भाई स्ट्रीम का मतलब तो गर्म जल धाराएं। ठीक है ना, उदाहरण, इससे उत्तर दक्षिण में असामान्य बदलाव मेरीडोनल ऑसिलेशन होता है और अनियमित वर्षा और बर्फबारी लाते हैं। मॉइस्चर सर्जर फ्रॉम अरेबियन सी, अरब सागर में SST में, अरे यार क्या लिख दिया, EST में 1.2 डिग्री सेल्सियस से 1.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से नमी की मात्रा को बढ़ाया गया है, बढ़ जाती है। बढ़ाया गया का कहने का मतलब है कि जो WTDS है, ये वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है, इससे मतलब इसकी मात्रा बढ़ गई है मॉइस्चराइजर्स की। ठीक है, उत्तर और मध्य भारत में क्या हो गया, वर्षा और फ्लड यहाँ पे आना शुरू हो गया है। ठीक है, 2025 में VDS ने बिहार, हिमाचल, विदर्भ और ओलावृष्टि की है और तेलंगाना, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी, जैसा कि IMD ने चेतावनी दी थी। ठीक है ना, इससे आगे रहना क्यों जरूरी है, मतलब ये जो वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है, इससे हमें 2 कदम आगे क्यों रहने की ज़रूरत है। मतलब देखो, आगे तो क्या ही रह सकता है, क्लाइमेट तो क्लाइमेट है, इंसान की सारी टेक्नोलॉजी धरी धरी रह जाती है नेचर के सामने, पर फिर भी हमको इससे आगे रहने की क्यों ज़रूरत है। देखो हमको कैसे पहले तो इससे आगे रहेंगे वो चीज़ को समझो। इन्हेंस वेदर फोरकास्ट EWF को इंक्रीज करना पड़ेगा, उपग्रह निगरानी, रडार कवरेज और AI आधारित पूर्वानुमान को बेहतर बनाना होगा। ठीक है ना, इसके अलावा अर्बन फ्लोड प्रिपेयर्डनेस करनी पड़ेगी। दिल्ली जैसे शहरों के लिए VDS विशिष्ट जल निकासी और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बनाना पड़ेगा। क्लाइमेट अडेप्टेटिव एग्रीकल्चर, VD पूर्वानुमानों के अनुसार बुवाई के समय और फसल बीमा योजनाओं में बदलाव करना होगा। ठीक है ना, ताकि जो क्रॉप पैटर्न को हम फॉलो करते हुए आए हैं उससे थोड़ा सा, क्योंकि अब क्लाइमेट बदल रहा है, तो सेम क्रॉप पैटर्न जो पिछले साल था या पिछले 10 सालों में रहा होगा उसी को फॉलो करोगे तो फिर जो फसल की पैदावार है वो उतनी शायद देखने को ना मिले। कमर्शियल फार्मिंग हो या फिर तुम्हारा बफर स्टॉक हो, आप उस पर कितना डिपेंडेंट रहोगे। और बफर स्टॉक भी 2 साल 3 साल 10 साल ही चलेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना चलेगा। और 1 मिनट की बात है, कमर्शियल फार्मिंग पे आप डिपेंडेंसी है, लेकिन वो HYV
हाई यील्डिंग वैरायटी शीट्स जिनको हम कहते हैं ना, तो मतलब वो कैसे काम करेंगे फिर अगर क्लाइमेटिक कंडीशन ही खराब हो गई? ठीक है, तो इसके अनुसार हमको मतलब थोड़ा सा ढलना पड़ेगा। ठीक है, कोलैबोरेटिव क्लाइमेट एक्शन, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्रीय सहयोग के साथ सीमा पार मौसमी प्रभाव से निपटने के लिए साझेदारी बढ़ानी पड़ेगी। सीमा पार यानी कि जो अदर कंट्रीज है उनके साथ मतलब व्यापार समझौता, या ये कहो कि उनके साथ इस क्लाइमेटिक उस पर लेके एक वो करनी पड़ेगी, मीटिंग रखनी पड़ेगी कि कैसे इस क्लाइमेटिक ड्रास्टिक सिचुएशन को जो है कंट्रोल किया जा सकता है। ड्रास्टिक तो इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी एक खतरा तो है पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए। अब जैसे मुझे याद आ रहा है, कहीं शायद मैंने पढ़ा था एजेंडा 21, आप लोगों को याद होगा। एजेंडा 21 मतलब वो जो 21वीं सेंचुरी का एक एजेंडा था, जिसमें उन्होंने कहा था क्लाइमेटिक कंडीशन, पॉवर्टी, एजुकेशन, लिटरेसी, इन चीज़ों पे उन्होंने फोकस करने की बात की थी, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात की थी। तो वो सारी चीज़ों को दोबारा आगे आने की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। अब इसका कंक्लूजन क्या है, देखो इसको शॉर्ट में समझ लो पूरे का पूरा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब केवल मौसमी घटनाएं नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष भर प्रभाव डालने वाले कारक बन गए। ये मानसून पर असर डालते हैं, चरम मौसम की घटनाएं बढ़ाते हैं और मौसम की भविष्यवाणी को चुनौती देते हैं। भारत को विज्ञान संपदा, जलवायु लचीली और अंतर्राज्यीय सहयोग पर आधारित नीति की आवश्यकता है। ठीक है ना, और जिससे भविष्य में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जुड़ी आपदाओं को रोका जा सके। ठीक, तो दैट्स ऑल। मैंने बहुत जल्दी चीज़ों को बोला, एक्सप्लेन किया है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा भी है कि नहीं देखा है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको समझ में आया। अगर ज़्यादा फास्ट बोल रहा हो तो कमेंट करिएगा, ये वीडियो को स्लो डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि लोग तो 0.2x 1.5 बोलते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि आप इसको स्लो कर लेना थोड़ा। और अगर इन केस आपको लगता है कि यार बहुत फास्ट बोल ही रहा हूँ, तो मैं इसको थोड़ा स्लो कर दूंगा और ज़्यादा डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।